हेलो स्टूडेंट्स, प्रताप सर स्टडी हब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। और आज हमारी क्लास में टॉपिक रिले होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हेलो, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट। हम आपको एक बात बता दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल से दो मेन कंडीशंस होती हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा है कि ये दो चार्जेस का सिस्टम होता है, 2 पॉइंट चार्ज, एक निगेटिव क्यू दूसरा पॉजिटिव क्यू। हम ज्यादा चर्चा इस पर नहीं करेंगे क्योंकि पीछे के वीडियोस में आपको क्लियर कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक ये डाइपोल है और इस डाइपोल का जो लेंथ है वो बहुत छोटा होता है। अगर इसकी एक्सियल पोजीशन पर इसकी लाइन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर हम इस तरह प्रोसीड कर लें और कहीं पर कोई पॉइंट ले लें P कहीं पर, और सपोज कर लें बेटा इस डाइपोल के सेंटर पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट मान लें C है, इसका सेंटर पॉइंट से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस R मान लें। और ये सपोज कर ले कि ये जो डाइपोल है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका वैल्यू होता है किसी एक चार्ज का दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस के मल्टीप्लाई के। ये पीछे हमने पढ़ा है। तो अगर किसी डाइपोल के साथ उसकी एक्सियल लाइन पर, दैट मीन उसके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हो, जैसा कि हमने सपोज किया कि इसके सेंटर पॉइंट से ये P पॉइंट R डिस्टेंस पे दूर है, और ये मान लेते हैं कि R का वैल्यू बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू इन दोनों के बीच का जो सेंटर्स का डिस्टेंस है। इस सेंटर्स के डिस्टेंस को हम 2a से मानते हैं बेटा, तो ये आधा डिस्टेंस यहाँ सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a बन जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि r इज मोर ग्रेट विद रिस्पेक्ट टू a। r का वैल्यू a से बहुत बड़ा है, मतलब a बहुत छोटा है। तो इस केस में जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपने पढ़ा था। हम यहां इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन r3। ये p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पर बनता है मेरे लाल, इसका डायरेक्शन होता है अलोंग, जैसे ये पॉइंट A मान लें, इस पॉइंट B, तो इसका डायरेक्शन होगा अलोंग AP, मतलब इस डायरेक्शन में आउटवर्ड अलोंग AP। ये एक्सियल पोजीशन की बात थी। अब अगर यही कोई डाइपोल, यही डाइपोल ध्यान दें, और ये इसका सेंटर पॉइंट रहे C, और इसका इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब राइट बाइसेक्टर, इस डाइपोल का जो राइट बाइसेक्टर है, इस पोजीशन पर उतनी ही डिस्टेंस पर पॉइंट रहे जैसे R डिस्टेंस पर यहां हमने सपोज किया था। उसी तरह अगर सेंटर पॉइंट से इस राइट बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट P ले लें और मान लें ये वाला डिस्टेंस R है, तो इस डाइपोल के थ्रू इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता E वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो ये वैल्यू होती है, आपने पढ़ा है, दिस इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P डिवाइड बाई R3। ये होता है, हम यहां स्केलर फॉर्म ही यूज कर रहे हैं। तो आपने देखा कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है डाइपोल के थ्रू, तो हमने देखा एक्सियल पर वो वैल्यू होती है 2p और इक्वेटोरियल पर वो वैल्यू होती है ओनली p। देख रहे हैं, ये डबल है, ये आधा है। तो एक्सियल के लिए ये और इक्वेटोरियल के लिए ये ध्यान रखें, और ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम आज आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर एक्सेप्ट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन छोड़ते हुए हम किसी भी पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। किसके थ्रू? डाइपोल के थ्रू। तो आइए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट हम इसको बिगाड़े दे रहे हैं, बाद में यूज आएगा तो हम इसको काम में कर लेंगे, हम लोग जानते हैं इसे। ठीक ठीक। तो क्या किया मेरे लाल, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यहां पर निगेटिव क्यू चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है। हम इसका नाम माने ले रहे हैं ए बी, और ये सपोज किए ले रहे हैं कि ये जो डाइपोल रखा है इसके इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग है वो एयर है, मान के चल रहा है। ये इसका सेंटर पॉइंट है बेटा, सपोज किया। हालांकि डाइपोल बहुत छोटी लेंथ होती है, लेकिन अगर हम जरा सा डाइपोल बना दें, ऐसे करके बना दें, तो क्या आप समझ पाएंगे? इसलिए फिगराइज करने के लिए, जिससे कि आपके अच्छा समझ में आए, मुश्किलें आसान हो जाएं, हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं बाइडरी। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसका ये सेंटर पॉइंट है। और मान के चलते हैं बेटा इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो P है। P है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है हमने सपोज कर लिया P है इसका। हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता वो ऑलवेज इन फिजिक्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ध्यान रखें आप। अब जरा सुनो, हमने सपोज किया कोई पॉइंट, मान लो ये कोई पॉइंट है P ए। हम चूंकि यहां P डाइपोल मोमेंट को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट को हम माने ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए के पॉइंट है। इस पॉइंट पर आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा इस पॉइंट पर, इस डाइपोल के थ्रू। तो क्या किया हमने, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट को, हेलो ध्यान दो, उस पॉइंट को हम डाइपोल के रेफरेंस पॉइंट से, दैट मीन इसके मिडिल पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। इस लाइन को ज्वाइन कर दिया इसके सेंटर पॉइंट से। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो C से K तक ज्वाइनिंग लाइन है, न तो ये एक्सियल पोजीशन पे है और ना ये राइट बाइसेक्टर पे है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन के लिए थ्रू डाइपोल ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p डिवाइड बाई r क्यूब। हियर p इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, या इसी को हम राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं बेटा, राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर पोजीशन। तो इस केस में जो E होता है उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइड बाई r क्यूब। ये सेम डिस्टेंस दोनों के। तो आप ध्यान दें, एक्सियल के केस में ये होता है, इक्वेटोरियल के केस में ये होता है। एक्सियल के केस में उसी डिस्टेंस पर डबल होता है, इसमें हाफ होता है, क्योंकि जो टर्म में यहां है वही टर्म में यहां, जो टर्म में यहां वही टर्म में यहां 2p और यहां p। इतना ध्यान रखें। अब आप यहां देखें, ये हमारा जो K पॉइंट है ये न तो एक्सियल पोजीशन पे है और न ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इसके इस पॉइंट पर इस डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने क्या किया बेटा, ये डाइपोल जो है, डाइपोल जैसे HCl का मॉलिक्यूल डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो डाइपोल है ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका हम किसी भी प्रकार से कोई भी रिजोल्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है इस डाइपोल का, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में। वो कौन कौन से? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। जरा ध्यान दो, मान लो ये किसी पॉइंट पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है F, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दें, और ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, लाइन ऑफ फोर्स एक्शन, तो
तो इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं बेटा, आप सब लोग जानते होंगे। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है एफ कोसाइन ऑफ थीटा, और यहां से जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसी फोर्स का वो होगा एफ कोसाइन ऑफ थीटा। इन दोनों का जो नेट है वो एफ के ही बराबर होगा, क्योंकि बाय द पाइथागोरियन थ्योरम हम लिख सकते हैं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए दिस स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस बाय पाइथागोरस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर इन्हें सॉल्व करना है ये इसके इक्वल आता है तो हम ये मान के चलेंगे कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड दोस कंपोनेंट्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो जरा देखना, हम इसका स्क्वायर खोलेंगे बेटा तो बन जाएगा एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे बन जाएगा एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में एफ स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो एफ स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती, इसका मतलब एफ स्क्वायर मिला और वो भी यहां एफ स्क्वायर है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम दो वीआईपी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। वो कौन कौन से? एक होता है जैसे यहां हमने आपको बताया फोर्स के दो कंपोनेंट जो कि एंगल थीटा था, एक हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। ठीक इसी तरह यहां देखें, के पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मीट करने वाली लाइन हमने माना कि इस डाइपोल की एक्सिस लाइन से थीटा एंगल बना रही। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी P cos थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस ये जो फोर्स था जिस साइड में एंगल है मेरे लाल, उस डायरेक्शन का कंपोनेंट कॉस से रिलेटेड है, और जिस जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसका कंपोनेंट साइन से रिलेटेड है। वही यहां ध्यान दो, ये एंगल थीटा है और ये आपका डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन है, तो ये कंपोनेंट P cos थीटा। अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम इधर तो नहीं बना सकते, इधर नहीं बना सकते, हम इधर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि P का डायरेक्शन अलोंग द AB फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस लाइन CK के थ्रू हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये मतलब ये एंगल जो बना यहां से यहां तक का 90 डिग्री है, तो इस लाइन पर इंसिस्ट करेगा इसका कंपोनेंट P sin थीटा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P था हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या आप यूं कहें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ C के दैट इज P cos थीटा, और दूसरा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ C, और इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दें, ऐसे हम मान लें n कर दें, CN इस अलोंग इसके डायरेक्शन में है P sin थीटा। अब सोचो P cos थीटा और P sin थीटा, ये दो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स क्रिएट हुए इसी पॉइंट पर, इनका जो मिला जुला असर है, जो इनका मिला जुला टोटल इफेक्ट होगा वो इसी डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। जैसा कि अभी हमने देखा, इस फोर्स को हमने दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व किया और इनका हमने नेट निकाला, सेम निकला। तो जो इस डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू हमने P लेट किया है, यही P इन दोनों का मिला जुला असर है। ठीक है, अब एक चीज और समझने की है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव से पॉजिटिव और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P था। इसी तरह यहां देखें P cos थीटा C2K अलोंग C2K लाइन है, तो ऐसा लग रहा है कि यहां एक डाइपोल कंसिस्ट कर रहा है, ये जिसका इधर चार्ज होगा नेगेटिव और इधर होगा पॉजिटिव, बिकॉज P cos थीटा इज अपीयरिंग हियर, इसी P का तो कंपोनेंट है। तो इस तरीके से लग रहा है कि डाइपोल का पोजीशन ये होना चाहिए अगर P cos थीटा C से K की ओर है। ठीक इसी तरह आप इस डायरेक्शन में जो P sin थीटा लीड कर रहा है, ये कंपोनेंट हमसे ये कहता है कि डाइपोल का पोजीशन ये होना चाहिए, इधर होना चाहिए नेगेटिव और इधर होना चाहिए पॉजिटिव, ये होना चाहिए। हालांकि हम ये डाइपोल नहीं बना रहे,
ये डायपोल नहीं बनाए, ये रियलिटी नहीं है। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है उसे हमने रिजॉल्व किया। लेकिन आपको ये फील करने के लिए कि बेटा ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P था, ठीक है, और इस लाइन पे इसी P का कंपोनेंट P cos थीटा एक्ट हो रहा है, इसका मतलब इस लाइन के अलोंग एक डायपोल होगा, बिल्कुल इसी का 2 का P जिसका सेंटर पॉइंट है, इसी तरह इस अलोंग में। तो हमें यहां पर गौर से जरा देखें, गौर से देखें कि ये जो डाइपोल आप देख रहे हैं, हमने इसका नाम ए भी डाला, तो इस डाइपोल जो हमारे ये डुप्लीकेट डाइपोल बनके तैयार सो दिखाई दे रहा है हमें, हम इसका नाम डाले दे रहे हैं ए डैश बी डैश। और ये जो डाइपोल सिचुएट दिखाई दे रहा है, ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है, इसका नाम डाले दे रहे हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। ये ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश, जो ये दो इमेजिनरी डाइपोल की पोजीशंस हैं, ये जस्ट परपेंडिकुलर विद ईच अदर, जस्ट परपेंडिकुलर। क्यों? आप देख रहे हैं कि ये P cos थीटा था अलोंग C के, और C के से जस्ट परपेंडिकुलर लाइन बनाते हुए 90 डिग्री का एंगल यहां तक, इस डायरेक्शन में P sin थीटा था। तो हमने देखा कि इस P ये जो डाइपोल A डैश B डैश है, हेलो, A डैश B डैश, इसकी तो एक्सिस लाइन पर है पॉइंट, देख रहे हो आप, अलोंग दिस, ये तो एक्सियल पोजीशन पे है। तो यहां पर इस पॉइंट K पर जो A डैश B डैश के थ्रू, A डैश B डैश पे ध्यान दें, इस डाइपोल के थ्रू, हालांकि डाइपोल नहीं है बट डाइपोल मूवमेंट तो क्रिएट है यहां, तो उसी हिसाब से इस डाइपोल के थ्रू यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड, हमने पीछे पढ़ा है। और मान लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 है, हमने मान लिया, जिसका स्केलर वैल्यू हमने मान लिया E1। ठीक इसी तरह जरा इस पे ध्यान दें, ये जो दूसरा ए डबल डैश बी डबल डैश हमें दिखाई दे रहा है, एक डुप्लीकेट डाइपोल, हालांकि डाइपोल नहीं है यार, ये इस P sin थीटा की वजह से एग्जिस्ट कर रही पोजीशन ये हो सकती है। तो इस पॉइंट के थ्रू आप ध्यान दें, इस पे तो ये परपेंडिकुलर, ये वाला जो लाइन है C के, इस पे परपेंडिकुलर है। आप तो लगा और देखें, ये जो हमने डायपोल क्रिएट किया, इस पे तो ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल 90 का है। तो इसके थ्रू इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ये पॉइंट ए डबल डैश बी डबल डैश के थ्रू, जबकि ए डैश बी डैश के थ्रू यही पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे था। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए डबल डैश बी डबल डैश के थ्रू क्रिएट होगा, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, परपेंडिकुलर होगा इससे ये, और लेट कर लें ये है आपका E2, जिसका स्केलर वैल्यू भी हम मान लें थोड़ी देर के लिए E2। तो यहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट हुए, एक तो E1 अलोंग ड्यू टू द ए डैश बी डैश इन एक्सियल पोजीशन, दूसरा E2 थ्रो ए डबल डैश बी डबल डैश इन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हमें पता है, जैसा कि बेटा इन दोनों आपका ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश, ये दो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, इनका मिला जुला असर, टोटल इफेक्ट इसी डाइपोल के इक्वल है। ठीक इसी तरह इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का जो नेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे लाल वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करेगी, तो इन E1 और E2 का जो वेक्टर एडिशन होगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सपोज कर लें E1 और E2 का जो नेट है वो ये है, मान लिया हमने ये है, और इसको हमने मान लिया वेक्टर E एज वेक्टर, और ये सपोज किया कि ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E1 के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू E1 एक छोटा सा एंगल बना रही है, जिसको हमने सपोज कर लिया अल्फा। एक बार फिर से ध्यान दें, ए डैश बी डैश के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्रिएट हो रहा है,
इसे फाइंड करने के लिए जरा देखें, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 इंटू 2p/r³ और a डैश b डैश के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे है और वही डिस्टेंस k से लेकर के इस रेफरेंस पॉइंट सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने फिर से मान लिया r, उसी डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस वही है। चारों तरफ का मीडियम जो है ये एयर है, इसलिए 1/4πε0 अपेंड कर रहा। बस फर्क क्या है, यहां P के प्लेस पर, ये जो P अपेंड कर रहा बेटा, इस P के प्लेस पर हमें रखना होगा P cos थीटा, तो हमें इवन मालूम हो जाएगा एक्सियल वाले फॉर्मूले से, क्योंकि इसके थ्रू ये एक्सियल पॉइंट है। ठीक इसी तरह E2 पे देखें यार, E2 जो है A डबल डैश B डबल डैश के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड है। हेलो, ये A डबल डैश B डबल डैश के थ्रू जो K पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, क्योंकि इस पे ये परपेंडिकुलर है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसका डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके डाइपोल मूवमेंट की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन तो होगा निगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू, दैट मीन A डबल डैश से लेकर B डबल डैश, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट B डबल डैश से A डबल डैश, तभी हमने ये डायरेक्शन लिया। और E1 और E2 इनके बीच का जो नेट एंगल है वो 90 डिग्री है, बिकॉज ये दोनों जो पोजीशन देख रहे हैं आप A डैश B डैश और A डबल डैश B डबल डैश, ये परपेंडिकुलर पोजीशन है। तो नेट फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, E1 प्लस E2, ये हमें निकालना पड़ेगा। E1 का वैल्यू हम पता करेंगे एक्सियल पोजीशन के फॉर्मूले से और E2 का वैल्यू हम पता करेंगे इक्वेटोरियल के फॉर्मूले से। ठीक, आप नोट कर लें थोड़ा। ठीक, आइए निकालते हैं, इसे हम बिगाड़ देते हैं और दिखाते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट कैसे पता होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे E1 इज इक्वल टू, हम केवल मैग्नीट्यूड इसका पता कर रहे हैं, फॉर्मूला तो ये लगेगा किसके लिए, A डैश B डैश के लिए, 1/4πε0 इंटू 2 इंटू P के प्लेस पे हमें रखना है P cos थीटा, क्योंकि इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो P cos थीटा है। हाँ प्लीज आई रिपीट अगेन, ध्यान दें, इस A डैश B डैश इमेजिनरी डाइपोल नहीं यार, इमेजिनरी, हमने सपोज कर लिया है डाइपोल का पोजीशन ये होगा क्योंकि P cos थीटा C से K की ओर आपका एलोंगेटेड है, इसलिए A डैश B डैश के थ्रू जो P है आपका यहां लग रहा, इस P के प्लेस पर हमें रखना होगा P cos थीटा। तो क्या बन जाएगा, P cos थीटा अपॉन क्यूब ऑफ डिस्टेंस, क्यूब तो डिस्टेंस तो वही है r³, सेंटर पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस r³। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है ये थ्रू A डैश B डैश, ऐसे लिख रहे हैं Y A डैश B डैश डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, ये पता चल गया। नाउ E2 का वैल्यू जब हम पता करेंगे तो जरा गौर से देखो, E2 तो ये है और ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है ये A डबल डैश B डबल डैश के थ्रू है। A डबल डैश B डबल डैश के रिस्पेक्ट में ये K पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेटोरियल वाला, वही डिस्टेंस वही मीडियम, चेंज क्या हुआ, डाइपोल मूवमेंट। जब ये यूं था तब P था, अब अगर यूं है तो P नहीं है बेटे, P साइन थीटा, तो हमें P के प्लेस पर यहां लगाना है P साइन थीटा। तो ये बन गया 1/4πε0 इंटू P साइन थीटा डिवाइड बाई r³, इक्वेशन नंबर 2। और यहां लिख दें हम Y A डबल डैश B डबल डैश डाइपोल, इमेजिनरी है ये डाइपोल, इन इक्वेटोरियल
पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये नोट कर लें आप इसे। ठीक, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब बेटा हमें E1 पता चल गया और E2 पता चल गया, और हमने देखा E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। तो हम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं पाइथागोरियन थ्योरम से। कैसे? हम इसको साफ किए दे रहे, इसको बिगाड़े दे रहे, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं पाइथागोरियन थ्योरम से। हमें पता है नेट ई हम मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं, इक्वल्स होगा अंडर रूट, बिकॉज E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, अंडर रूट E1 स्क्वायर्ड प्लस E2 स्क्वायर्ड। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, E1 का वैल्यू रखा ये है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब, इसका करना है स्क्वायर, प्लस E2 का वैल्यू ये रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब, और इसका भी आपको करना है स्क्वायर। ये बन गया। ठीक है, अब हम कहां पे लिखें? हम थोड़ा इसको बिगाड़े दे रहे, ऊपर वाला टर्म बिगाड़े दे रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मालूम है ये चीज, इसे बिगाड़े दे रहे। तो E1 और E2 का वैल्यू हमने पुट किया, नेट ई के लिए ये मिला। आप जरा ध्यान दें, नेट ई इक्वल बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में अपेंड कर रहा, और देखें P यहां भी है, P यहां भी है, दोनों में अपेंड कर रहा, आर क्यूब यहां भी, आर क्यूब यहां भी, दोनों में अपेंड कर रहा। तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट पेल के लगाया, हाँ, क्योंकि लंबा सा अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यूब, और इसका करना होगा हमें होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर टर्म्स हैं, इतना कॉमन। बेटा ब्रैकेट में क्या बचा जरा ध्यान दें, ये कॉमन ले लिया, P कॉमन चला गया, हेलो ध्यान दो भाई, आर क्यूब कॉमन चला गया, बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर, और 2 cos थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन लिया, P कॉमन लिया, आर क्यूब कॉमन गया, बचा साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर जब किया तो यहां मिला साइन स्क्वायर थीटा, और इसको कर दिया ब्लॉक। क्लियर? अब तो मैथमेटिक बात रह गई, खेल है कुछ नहीं बेटा। ये जो टर्म है इसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर फिनिश हो जाएगा, सब लोग जानते हैं। तो वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइड बाई आर क्यूब, और अंडर रूट के अंदर रह गया हमारा, इसका तो नहीं अंडर रूट निकलेगा क्योंकि प्लस साइन लगा हुआ है, अगर मल्टीप्लाई होता तो अंडर रूट से बाहर आ जाता, ये प्लस साइन है, तो इसको हमने यूं लिखा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब इसे हमने थोड़ा सॉल्व किया, हम इसको जगह बना लेते हैं लिखने के लिए, यहां जगह बना लेते हैं, इसे सॉल्व किया, ये मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइड बाई आर क्यूब अंडर रूट। यहां देखें बेटा, ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा लिखा, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा बना रहा, और प्लस ये टर्म लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमें नेट ही निकल रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइड बाई आर क्यूब, और अंडर रूट के अंदर मिला 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, इस टर्म पे ध्यान दें, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हम सब जानते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं, तो ये इक्वल हुआ 1/4πε0 इंटू पी डिवाइड बाई आर क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और अंडर रूट का साइन हटा के पावर लगा सकते हैं इस पे 1/2, या आप अंडर रूट लगा दें तब भी कोई फर्क नहीं, या आप इतना लिखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिला एट एनी पॉइंट, मतलब दैट मीन पॉइंट के, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, जिसका डाइपोल मोमेंट हमने सपोज किया था P। तो रिजल्ट आया E इक्वल्स 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब विद इन ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल रेज टू 1/2। दिस इज रिजल्ट, नोट कर लीजिए इसे। एक बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब लास्ट में हम जरा ये देखेंगे कि ये जो हमारा फॉर्मूला निकला है क्या ये वाकई सही है या नहीं, ये देखेंगे। तो जरा देखें, एक्सियल पोजीशन पर अगर कोई पॉइंट रहे डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर, तो हमें पता है एक्सियल, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू 2p डिवाइड बाई आर क्यूब, पढ़ा है हमने। ठीक इसी तरह अगर कोई पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहे, इक्वेटोरियल या राइट बाइसेक्टर लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल पर रहे, तो उसके लिए वैल्यू होती है बेटा 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब, जस्ट हाफ हो जाती। देख लेते हैं ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं। हमने निकाला है किसी भी पॉइंट पर ये होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पर। तो जरा सुनो बेटा, अगर डाइपोल, ये सेंटर, ये डाइपोल है मान लो, इस डाइपोल की एक्सिस लाइन तो ये है, और इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा डाइपोल मोमेंट भी यही है, निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन के लिए ये जो पॉइंट है इसके साथ तो ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा, तो थीटा की जगह आप 0 लगा दें, हेलो, थीटा की जगह अगर 0 लगा दें तो एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला मिलना चाहिए। तो जरा देखें, ये हो गया 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा की जगह 0 एक्सियल पोजीशन के केस में, और प्लस 1 और इसकी पावर है 1/2। बेटा cos स्क्वायर 0, cos 0 का वैल्यू आप सबको पता है 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 होगा, 3 में 1 ऐड करेंगे दैट मीन जोड़ेंगे 4 होगा, 4 के ऊपर पावर 1/2 है दैट मीन उसका स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है, तो 4 का अंडर रूट 2 हुआ, मतलब 2 का इंटू हो जाएगा। तो रिजल्ट मिलेगा 1/4πε0 इंटू 2p डिवाइड बाई आर क्यूब। यहां p था और यहां से 2 और आ गया बिकॉज हमने थीटा की जगह 0 रखा। तो ये फार्मूला एक्सियल का है, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। अब इक्वेटोरियल पे ध्यान देते हैं। इक्वेटोरियल का मतलब क्या था बेटा, ये डाइपोल है, इसका ये सेंटर पॉइंट है, तो इसकी राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट जो होता है उसे कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये डाइपोल से एंगल 90 का बनाता है। अगर हम इसमें थीटा की जगह 90 पुट कर दें, हेलो 90, तो वैल्यू आना चाहिए इस फॉर्मूले के बराबर जो इक्वेटोरियल पे शो कर रहा है। जरा रख के देखते हैं, तो नेट ही हमें मिलेगा इन केस ऑफ इक्वेटोरियल, ये बराबर होगा 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ब्रैकेट के अंदर देखें आप 90 रखेंगे तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1, और हम सबको पता है कि cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो बेटा cos 90 का वैल्यू 0 हुआ तो ये टर्म तो 0 बन गया। अब 0 में कितना प्लस करना है 1, तो रिजल्ट आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिलेगा 1/4πε0 इंटू पी डिवाइड बाई आर क्यूब, जो कि इक्वेटोरियल पे होता है। तो वेरीफाइड हो गया हमारा फार्मूला, और हम सीख गए आज कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट कहीं पर भी हो,
एक्सेप्ट द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। इन पोजीशंस को छोड़कर कहीं पर भी हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब इन ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल रेज टू 1/2। और इसी के साथ हम ये कहेंगे आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने एक्सियल और इक्वेटोरियल थ्रो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्शंस नहीं सीखे हैं तो आप उन्हें बिल्कुल जाकर के देख लें पीछे वीडियोस में, तब आपके ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब मन लगा के आप पढ़ें, खूब मेहनत से पढ़ें, समझे। फिजिक्स में कुछ नहीं होता है, मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो नो प्रॉब्लम, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू आर फ्री टू डू द कमेंट इन कमेंट बॉक्स, हम उन्हें देखेंगे। अब अगले वीडियो तक बाय बाय।